अस्सलाम वालेकुम। आप लोग मेरा ब्लॉकचेन का कोर्स देख रहे हैं। हम बात आगे बढ़ाते हैं हिस्ट्री ऑफ मनी के ऊपर। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कॉइन्स को किस तरीके से स्टैंडर्डाइज कर दिया गया और किस तरीके से लोगों ने कॉइन में जो लेन-देन थी वो शुरू की और हर वो चीज़ जो वेरिएबल थी कॉइन्स के तौर पे, करेंसी के तौर पे इस्तेमाल होने लगी। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। हम बात करते हैं मनी और कैश की। 412 कब्ल मसीह के अंदर रोमन जो एम्पायर्स थे, वहाँ पे एक बुत होता था, इनका एक खुदा होता था जिसको पूजते थे। उस खुदा का नाम मोनीता था। तो हिस्टोरियन बताते हैं कि जो मनी का लफ्ज़ निकला वो मोनीता से निकला। जैसे हम मिंट कहते हैं, तो मिंट वो जगह होती है जहाँ पे मनी को प्रिंट किया जाता है। जो फेडरल मिंट होती है वहाँ पे हम करेंसी छापते हैं, सिक्के छापते हैं। तो मिंट का और मनी का जो लफ्ज़ है, हिस्टोरियन बताते हैं कि वो निकला है उस अ, खुदा से, उस बुत से जिसको लोग पूजा करते थे रोमन एम्पायर के अंदर और जिसका नाम मोनीता था। लिंग्विस्टिक्स बताते हैं कि मनी का मतलब होता है बेनिफिशियल, फायदा पहुंचाने वाली, और ये मनी का वर्ड वहां से निकला है। पुर्तगीज जब इंडिया से होते हुए चाइना पहुंचे खरीदारी करने के लिए, तो साउथ इंडियन तमिल लैंग्वेज के अंदर जो कॉइन्स थे, जो सिक्के थे, उसको कहा जाता है कासू। और इसकी वजह से एक केश का वर्ड हमारी दुनिया में आया, जो हम केश कहते हैं। ये केश जो है ये कासू से निकला है, जो कि तमिल जुबान का वर्ड है और इसका मतलब होता है सिक्के। इधर से केश का वर्ड निकला है। रोमन एम्पायर्स ने उसके बाद लोगों को टैक्स करना शुरू कर दिया। वो फतह करते चले गए, आगे से आगे लोगों के पास चलते चले गए और जहाँ जाते वो लोगों को टैक्स करते और टैक्स के बदले में उनसे वेल्थ लेते। अब वो कोई भी चीज़ दे सकें, वो नाइफ्स दे सकें, वो खाले दे सकें, वो नमक दे सकें, मवेशी दे सकें, जौ दे सकें, गंदुम दे सकें, चावल दे सकें, कुछ भी हो उनको टैक्स करना शुरू कर देते। वो मज़ीद टैक्स करते, वो और आगे लोगों को जाते और लोगों को दुनिया में फतह करते और जितने लोग फतह करते रहे, उन लोगों से टैक्स लेते रहे। जब 167 कब्ल मसीह के अंदर रोमन एम्पायर्स ने मैसिडोनिया को फतह किया, तो उस वक़्त उनको 75 मिलियन दिनारे मिले थे, 7.5 करोड़ दिनारे, जो कि तकरीबन 300 टन सिल्वर बनता है। आज के दौर में भी एक अच्छी खासी बड़ी रकम है। अ, उसके बाद हमारे पास एरिया शुरू हुआ इंटरनेशनल बोरोइंग का। होता ये था कि दुनिया भर को रोम फतह करता चला गया और रोमन एम्पायर फैलती चली गई, फैलती चली गई। जब ये लोग फैलते ही चले गए, तो दौलत अपने साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके आती है। उसमें एक प्रॉब्लम ग्रीड का भी होता है, एक प्रॉब्लम लग्जरीज़ का भी होता है, एक प्रॉब्लम अजीब-ओ-गरीब ख्वाहिशात का भी होता है, और रोमन्स ने वही करना शुरू कर दिया। वो जितने पैसे उनके पास आते रहे, वो पागलों की तरह उसको स्पेंड उन्होंने करना शुरू कर दिया। वो अफ्रीका से एक्सोटिक बर्ड्स खरीद के ले आते थे, बहुत सारे गुलाम खरीद देते थे, घोड़े खरीदते थे, फर्नीचर खरीदते थे, मिलिट्री के लिए सामान खरीदते थे, मसाला जात खरीदते थे, इंडिया से, चाइना से चीज़ें ले रहे थे, सऊदी अरब से चीज़ें, अरबिया से, जो भी अरबियल पेनिनसुला था उस टाइम में, उससे चीज़ें ले रहे थे। 118 कब्ल मसीह के अंदर दुनिया के पहले करेंसी नोट ने जन्म लिया। ये नोट लेदर के ऊपर बनाया गया और इसको रंगों से इस पे रोगन किया गया। ये 118 कब्ल मसीह के अंदर दुनिया का पहला करेंसी नोट था। उसके बाद इन नोट को नोट्स ऑफ प्रॉमिस कहा जाने लगा। मिसाल के तौर पे आपको हमने पहले बताया था, किसी वर्शिप के प्लेस पे आप जाते हैं, आप वहाँ से जाके आप उनके पास 10 गंदुम की बोरियाँ रखवा देते हैं। जवाब में वो आपको एक कागज़, एक रसीद लिख के देते हैं, जिसपे लिखा होता है कि जी हम मुतालबे के ऊपर आपको 10 बोरियाँ दे देंगे। जिस तरह गारंटी होती है। अभी भी आप नोट देखें तो नोट पे लिखा होता है हामिल हाज़ा को मुतालबे पर अदा करेगा। इसका मतलब ये होता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रसीद है। आप बैंक में अगर वापस लेकर जाएँगे तो गवर्नमेंट या बैंक इस बात का पाबंद है कि इतनी रकम का सोना या चांदी आपको वापस रिटर्न करे। अब ये दुनिया में नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा वो हम इस पे आगे बात करेंगे। लेकिन जो जो नोट था रसीदी, ये यहाँ से शुरू हुआ रोमन एम्पायर से। इसके अलावा बाकी दुनिया अभी तक रोमन एम्पायर, क्योंकि थोड़े-थोड़े हल्की-हल्की करेंसी पे आई थी, बाकी दुनिया के अंदर इसको इतनी ज़्यादा एडॉप्शन नहीं मिली। वो वही दिनार, धर्म, सिक्कों और कॉइन्स के ऊपर काम कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, रोमन एम्पायर ने एक नई चालाकी की और उन्होंने कॉइन्स को डिबेस कर दिया, जिसको हम डिबेसमेंट ऑफ कॉइन कहते हैं। तो उन्होंने 117 में क्या किया, कब्ल मसीह के अंदर मजीद फतवाहत रुक गई, मजीद पैसा आना रुक गया, मजीद टैक्स जमा नहीं हो रहा था, लोग फतह नहीं कर रहे थे, उनकी रकम लूट के नहीं आ रहे थे, तो पैसा कम पड़ गया। जैसे मैंने बताया कि अपना पैसा तो वो ऑलरेडी खर्च कर चुके थे एक्सोटिक बर्ड्स मंगवाने के लिए और दुनिया भर से अयाशी की चीज़ें मंगवाने के लिए। अब वो क्या करें, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने करेंसी के अंदर अदो-बदल कर दी। मिसाल के तौर पे, अगर एक कॉइन है जिसकी जो वेटेज है वो 10 ग्राम सोना है, तो उन्होंने क्या किया, उसको 9.5 ग्राम सोना कर दिया या 9 ग्राम सोना कर दिया। 1 ग्राम सोना बचा लिया, वैल्यू उसके ऊपर उतनी ही लिखी जो कि 10 ग्राम सोने की होती है, और मार्केट में रिलीज़ कर दिया।
जब शॉपकीपर्स को, मार्केट वालों को, साहूकारों को और बिजनेसमैन को पता चला कि उन लोगों ने चालाकी की है, उसी के हिसाब से उन्होंने लोग चीज़ों की प्राइस बढ़ा दी। मिसाल के तौर पे एक कॉइन था पहले जिसकी मालियत ₹100 थी और उसमें ₹100 का सोना था। अब गवर्नमेंट ने चालाकी ये की कि ₹100 का ही वो सिक्का बनाया, लेकिन सोना उसमें ₹80 का डाला। तो अब दुकानदारों ने भी क्या किया, दुकानदारों ने भी उसके बाद ₹100 की जो चीज़ देते थे, वो ₹80 की मिकदार में जो चीज़ आती है वो देना शुरू कर दी, और इस तरह मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया। और इस तरीके से इन्फ्लेशन के नाम से और डिबेसमेंट के नाम से दुनिया वाकिफ हुई। ये इन्फ्लेशन होती है जिसको मफरात ज़र कहते हैं, कि पैसे वही होते हैं लेकिन उससे चीज़ें आपको कम मिलती हैं, पैसा अपनी वैल्यू खो देता है। ये सारी चीज़ें कबले मसीह से शुरू हो चुकी थी। ये बिल्कुल कोई नया कंसेप्ट नहीं है। यहाँ रोमन एम्पायर्स में काम हो रहा था। दूसरी दुनिया की दूसरी जगह के ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ। एक आयरलैंड था मैक्रोनेशिया के अंदर, वेस्टर्न पैसिफिक के अंदर, उसको कहते थे यप आयरलैंड। वहां पर एक 9,000 पाउंड का, आप समझे 9,000 पाउंड कितना भारी होता है, इतना भारी एक पत्थर था जिसके बीच में सुराख कर दिया गया था। इसको लोग राय स्टोन कहते थे। राय स्टोन एक सेफ्टी डिपॉजिट की तरह, वेल्थ वॉल्ट की तरह निशानी बन गया अमारत की। जिसके पास ये होगा उसका मतलब वो गाँव का अमीर तरीन आदमी है। उमूमन गाँव का जो सरदार होता था उसके घर के बाहर इसको रख दिया जाता था। इसके बीच में ये डोनट की तरह होल है। ये होल इसलिए होता था सुराख कि इसको लकड़ी की मदद से उठा के बांस इसके बीच में से गुजार के एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सके। जिस शख्स के पास ये राइस स्टोन होता था इसका मतलब वो अमीर तरीन आदमी है। फिर उसकी ना कोई वैल्यू मुकर्रर कर दी। मिसाल के तौर पे अगर राइस स्टोन के मालिक आप हैं तो इसका मतलब ये आपके पास ये राइस स्टोन है 1000 बकरियों के बराबर, 1000 गाय के बराबर, 500 ऊँट के बराबर और 5 टन गंदम के बराबर और 5 मन चावल के बराबर, जो भी हो इसके हिसाब से आप कर सकते हैं। अब अगर ये राइस स्टोन मुझे आपसे खरीदना है तो मैं क्या करूंगा, इसकी जो मालियत गाँव ने सेट की हुई है उतनी मालियत की चीजें मैं आपको दूंगा और राइस स्टोन फिर आपके घर से उठ के मेरे घर पर आ जाएगा। इसको मूव करना मुश्किल था, ये उमूमन एक ही जगह पे रहता था, लेकिन लोगों के जहनों के अंदर इसकी जो मिल्कियत थी वो बदल जाया करती थी। मैं आपको मिसाल देता हूँ घर की। आपके पास एक घर है, अगर आप घर किसी को बेचते हैं तो घर तो फिजिकली उठ के नहीं आता ना। मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान में रहते हैं, बनीगाला में आपका घर है और ये घर आप बेच देते हैं किसी को अमेरिका के अंदर। अब ये तो नहीं होगा ना कि घरों को आप जड़ों से निकालेंगे जमीन से और उसको घर को फिजिकली शिफ्ट कर देंगे अमेरिका के अंदर। होगा ये कि घर अपनी जगह पे ही रहेगा, उसकी मिल्कियत बदल जाएगी। पहले वो घर मेरा था, अब वो घर जो नए बंदे ने लिया है वो बंदा वो घर का मालिक वो कहलाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से राइस स्टोन क्योंकि इतना भारी होता था, इसको मूव नहीं किया जा सकता था, एक जगह रहता था, इसकी मिल्कियत चेंज हो जाती थी और लोगों के जहन में होती थी। गोरे गांव में अनाउंसमेंट होती थी, सबको पता होता था पहले घर इसका था अब घर इसका है, पहले राइस स्टोन इसका था अब इसका है। मिसाल के तौर पे कोई मुल्क का वजीर आजम बनता है तो अनाउंसमेंट हो जाती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि मुल्क का वजीर आजम है। उसके पास कोई सर्टिफिकेट तो नहीं होता ना, या ना ही अवाम उसको सर्टिफिकेट देती है, ना जाके कोई उसके ऊपर हाथ के ऊपर भेद करता है। एक अनाउंसमेंट हो गई, सबको पता लग गया कि ये शख्स मुल्क का वजीर आजम है। बिल्कुल इसी तरीके से सबको पता होता था कि ये शख्स जो है ये राय स्टोन का मालिक है और फिर राय स्टोन के हिसाब से डीलिंग होती थी। मजीद अगली वीडियो के अंदर हम राय स्टोन के ऊपर मजीद आगे बात करेंगे। आप सबका शुक्रिया।